friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel CommerceNet Express. My dear friends, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हम सोल्व करेंगे 2017 में जो HTET कॉमर्स का पेपर हुआ था उसको डिटेल एनालिसिस होगा और बहुत अच्छा सेशन हमारा जाने वाला है। इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिन सभी को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हियर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, the mean and variance of a normal distribution are 2, 9 respectively. Find out the value of the variable for which probability of its difference from the mean is this. तो right option इसका क्या होगा? First. Now the next is here. A company has fixed expenses 90,000, sales दे रखी है 3 लाख की, profit दे रखा है 60 लाख का। कैलकुलेट करना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, तो एज यू नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी क्या होती है? जितना आपका प्रॉफिट एक कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट है उससे जितना ऊपर वो क्या करती है, सेल करती है, वो उसका प्रॉफिट होता है, उसी को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। मतलब एक कंपनी का प्रॉफिट ही क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो यहाँ पे जो हमें डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे रखे 90,000 और सेल्स दे रखी है हमारी 3 लाख। तो यहाँ पे हमारा जो MOS है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, तो अब हमारा पीवी रेशियो कैसे, सबसे हम प्रॉफिट तो हमें दे रखा है, पीवी रेशियो निकालना। पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? पीवी रेशियो क्या होता है आपका? पीवी रेशियो इज आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ओके, कंट्रीब्यूशन हम यहां से निकाल सकते हैं, किससे? फिक्स्ड हमें दे रखा है 90,000 और प्रॉफिट दे रखा है 60, मतलब इन दोनों को जोड़ के जो हमारा क्या निकलेगा, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। मींस 90 और 60 क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, जो होगा हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा 1,50,000 अपॉन सेल्स कितनी दे रखी है 3 लाख की। ओके, इनटू 100 कितना आया आपके पास 50%। 50% आपका पीवी रेशियो आ गया। आप यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है आपको कितने का, 60 लाख का, ये 60,000 का, और पीवी रेशियो आपका है 50%, मतलब 50 यहाँ पे 100 ऊपर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, 1,20,000। इसका राइट ऑप्शन होगा ये वाला। ओके, आई थिंक सब क्लियर हुआ होगा, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज 3. All the properties of order, interval and zero origin are simultaneously possessed by. एक ऐसा स्केल जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑर्डर की भी है, इंटरवल की भी और जीरो ओरिजिन की भी है। तो वो कौन सा स्केल है जो ये सब प्रॉपर्टीज को पजेस करता है? तो नॉमिनल है, स्केल है, इंटरवल है, ऑर्डिनल है या रेशियो है? तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, रेशियो स्केल। इसकी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे दे रखी है, इनको रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, और माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो PDF है इसका वो मैं डाल रही हूँ आपके जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है CommerceNet Express का। और माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, PDF फाइल वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर पेपर है वो मैंने सोल्व करा दिए हैं और इन सब की भी PDF फाइल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, इन सब का सोल्यूशन भी करवा रखा है और इनकी PDF फाइल भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ द 94, हम यहां पर बात करते हैं 94 में मैच करते हैं। मैच करने आपको आइटम कैरोल मॉडल। कैरोल मॉडल किससे रिलेटेड है? कैरोल मॉडल आपका है 4th से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है, कैरोल मॉडल कैसे दिया था, कैसे किसने दिया था, कुछ इस तरह से था। इसके बात करते हैं कोरलेट होग की। कोरलेट हैग ने क्या दिया था आपका, बी, जो दिया था थर्ड इनवर्स प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। इसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ समझा रखा है, PDF फाइल के साथ ये सब आपको अटैच्ड मिलेगा, तो आपको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सी में हैशकर-ओहलिन थ्योरी। ये इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी थी जो हैशकर-ओहलिन ने दी थी। और माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्चुअली अपडेट वर्जन है किसका, जो इन्होंने रिकार्डो ने जो अपनी थ्योरी में सिर्फ एक डिफरेंस बताया था एडवांटेज का, मीन्स कंपैरेटिव एडवांटेज का सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी ही डिफरेंस बताया था, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से समझा के 3 फैक्टर्स दिए थे जिनके
जिनको हम कहते हैं फैक्टर एंडोमेंट। ठीक है, ये भी आपको सब अटैच मिलेगा पीडीएफ फाइल के साथ। नेक्स्ट है डी, नट विक्सेल्स थ्योरी। इन्होंने जो दिए थे वो दिया था इंटरेस्ट रेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट इज 95 हियर। वो पूछ रहा है इसमें 95 में द लायबिलिटी ऑफ, जो आपकी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो कि जो हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, इनको रीड आउट कर लीजिएगा। नाउ द 96, कंसिडर द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल दे रखी है जिसमें टेलिंग है, ऑटोक्रेटिंग है, सेलिंग है, मोटिवेटिंग है, पार्टिसिपेटिंग है, डेलीगेटिंग है और कैरिस्मेटिक है। ये 4 स्टाइल लीडरशिप जो किसने दी थी, हर्सी और ब्लैंचार्ड ने दी थी। वो कह रहे हैं इनमें से वो कौन कौन से फैक्टर्स उन्होंने दिए थे। तो उन्होंने दिए थे टेलिंग दिया था, उन्होंने सेलिंग दिया था और उन्होंने डेलीगेटिंग दिया था और साथ में पार्टिसिपेटिंग दिया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम एक बार। इन्होंने हर्सी ब्लैंचार्ड ने एक सिचुएशनल थ्योरी दी थी। ये एक्चुअली क्या बताता है, ये सिचुएशन थ्योरी जो थी वो बता रहा है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक लीडरशिप की मतलब कैसे वो एग्जामाइन करता है सिचुएशन को, कैसे एक लीडर अडॉप्ट करता है, कैसे उसको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है और कैसे रिकॉग्नाइज करता है उन फैक्टर्स को जिससे कि वो लीडर बन पाए। साथ में उसको ये भी देखना पड़ता है जो उसके फॉलोअर्स हैं वो कितने उसके साथ सपोर्टिव हैं या फिर वो रेडी है या नहीं है, उनके अंदर विलिंगनेस कितनी है, कितनी एबिलिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है एक सिचुएशन में जो लीडरशिप बनता है उसके लिए, उसके बिहेवियर के ऊपर। तो उन्होंने बताया था, देखिए यहाँ पे डेलीगेटिंग का मतलब है कि वो क्या है, डेमोक्रेटिक है, पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ में सेलिंग कर रहा है। सेलिंग का मतलब है वो हाई टास्क है और हाई रिलेशनशिप बना रहा है। फिर टेलिंग के अंदर उसके टास्क ओरिएंटेड ज्यादा है, रिलेशनशिप कम बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मॉडल दे रखा है। तो इसके राइट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, थर्ड। 97 यहाँ पे a relatively stable set of characteristics that influence an individual's behavior is known as। वो कह रहे कौन सी relatively हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी है, वो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे कैरेक्टर को। नाउ द 98, who define management is the accomplishment of result through the effort of others। ये किसने बोला था कि जो मैनेजमेंट है अकम्प्लिश किया जाता है किसी दूसरे के एफर्ट्स के साथ। तो ये हमारा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको डेफिनेशन अगर आती है तो आप इसका राइट ऑप्शन इजीली दे सकते थे, दैट इज थर्ड, लोरेंस एप्ले। 99 हियर, व्हिच वन इज द मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसका बेनिफिट क्या है, उसका मेरिट क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो डेफिनेटली उसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर किया जाता है, सीक्रेसी उसके अंदर होती नहीं है, स्पेकुलेशन ऑफ शेयर नहीं किया जा सकता, और स्कोप लिमिटेड ऑफ वर्क। तो उसका बेनिफिट क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर। Now the 100, a box contain 5 white balls, 4 black balls, 3 balls are drawn। कह रहे टोटल इसके पास 5 balls थी white और 4 black थी, मतलब हमारे उनके पास टोटल 9 थी balls, जिसमें से 3 बॉल वो निकाल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 9C3। ओके, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है व्हाइट की, ब्लैक की। ऑल ब्लैक अगर उसकी सिचुएशन आए, एक फर्स्ट सिचुएशन में ऑल व्हाइट निकाल रहा है, ऑल व्हाइट का मतलब है व्हाइट इसके पास कितनी है, 5 है, 5C और 3 वो निकाल रहा है, और टोटल हमारे पास कितनी है, 9C3। जब इसको फैक्टोरियल मेथड लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। फाइन, क्या होगा आपका सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी इसके अंदर, इसलिए मैं, क्योंकि और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो मैं इसका ज्यादा सोल्यूशन नहीं बता पा रही हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग एसेट्स नॉट डेप्रिशिएटेड, इनमें से कौन से एसेट है जिसको डेप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। तो काफी लड्डू क्वेश्चन है, जो हमारी लैंड होती है उसको डेप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है। 102 क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज एनेक्टेड। तो वो कब हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, काफी हमने फ्रिक्वेंटली इसको यूज किया है, तो जो है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ द 102, ओके 103, विच वन is an organizational factor of McKinsey 7S framework। जो मैकेंसे थे, मैकेंसे पर्सन, ये कंपनी है, कंपनी का नाम है मैकेंसे। इसमें कोई काम करते थे, 2 एम्प्लॉइज थे, एक का नाम था टॉम पीटर और एक थे रॉबर्ट वाटरमैन।
तो इन्होंने 1970 में एक मॉडल दिया था इस कंपनी के अंदर। मैकिन्से ये कंपनी थी, कंसल्टेंट कंपनी थी। इसके अंदर इन्होंने फैक्टर कुछ एक फ्रेमवर्क दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को पहचान कर हम क्या कर सकते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को और भी ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने 7 एलिमेंट्स दिए थे जिनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। कुछ इस तरह से थे। तो इन्होंने कुछ हार्ड एस दिए थे, तो उनके हार्ड एस थे स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम। सॉफ्ट एस जो थे इसमें थे 4 एलिमेंट्स थे, स्किल्स, शेयर्ड वैल्यू, स्टाफ एंड स्टाइल। इनको लर्न कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मेरे फ्रेंड्स इस तरह से आप उनको एक ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रेंथ को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसका आंसर क्या था, तो कह रहे विच वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर ऑफ मैकिन्से 7S, फैक्टर ऑफ द मैकिन्से 7S फैक्टर, तो कौन सा था हमारा, स्ट्रक्चर। नाउ द 104th, द मैनेजमेंट रूल अप्रोच डेवलप्ड बाय, एक मैनेजमेंट रोल मतलब मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजरियल रोल होता है वो किसने दिए थे। तो माय डियर फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या होगा, हेनरी मिन्सबर्ग ने एक मैनेजर के रोल दिए थे कि किस तरह के रोल्स प्ले कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये यहाँ पे मैंने दे रखे हैं कि मैनेजर होता है, उसके इंटरपर्सनल रोल भी होते हैं, जैसे वो फिगर हेड होता है, लीडर होता है, लाइसेंस होते हैं उसके। इंफॉर्मेशनल रोल भी प्ले कर सकता है एज ए मॉनिटर, डिसिमिनेटर, स्पोक पर्सन, और उसके डिसीजनल रोल्स उसके होते हैं एज एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। कभी कभी आपसे ये डिवाइड करके पूछ सकता है कि भाई इंटरपर्सनल रोल कौन कौन से और इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे भी करके पूछा जाता रहा है। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, किसने दिए थे, हेनरी मिन्सबर्ग ने। अब बात करते हैं 105th की, व्हाट इज द एमबीओ। एमबीओ क्या है, तो वो क्या हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने दिया था 1954 में अपनी बुक के अंदर। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या कहता है आपको, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहता है कि मैनेजमेंट के तो ऑब्जेक्टिव होते ही होते हैं, साथ में आपको अपने एम्प्लॉइज के भी ऑब्जेक्टिव को सेट करना चाहिए ताकि आप जो आप अचीव करना चाह रहे थे इफेक्टिवली एफिशिएंटली आप उसको अचीव कर पाए शॉर्ट इन टाइम में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लेंथी है, लेकिन मैं फिर थोड़ा बहुत इसको समझाऊंगी। एक प्रोडक्शन होने लग रहा है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट है, ये स्टैंडर्ड दे रखी है 150 kg रॉ मटेरियल की, कितने 6 पर kg के अकॉर्डिंग। कंप्लीशन होता है, मतलब ये स्टैंडर्ड दे रखा है, ये स्टैंडर्ड था कि 120 किलोग्राम रॉ मटेरियल चाहिए और उसका रेट दे रखा है 6 पर kg पर। ऑन द कंप्लीशन इट वाज फाउंड दैट, और इनको जब एक्चुअली जब हुआ, मतलब स्टैंडर्ड तो दे रखा है आपको ये मटेरियल और उसका प्राइस, लेकिन जब एक्चुअली उनको जब प्रोडक्शन हुआ तो उसको एक्चुअली कितना लगा, एक्चुअल जो हुआ उसके अंदर रॉ मटेरियल लगा 110 किलोग्राम, जिसकी कॉस्ट रही पर 7 पर kg। अब कह रहा है वो यूज्ड फॉर द यूनिट ऑफ आर्टिकल, कैलकुलेट करते हैं आपको मटेरियल कॉस्ट, प्राइस एंड यूजेस वेरिएंस। तो 3 चीजें इसमें आपको कैलकुलेट करनी है, मटेरियल कॉस्ट की, प्राइस की और यूजेस वेरिएंस। वेरिएंस इसका मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो मैंने ये यहाँ पे रखा है, इसको आप रीड आउट कर लीजिए, फॉर्मूलाज है, 3 फॉर्मूला से आप निकालेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक निकाल के बता दूंगी, बहुत इजी है ये, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी। फाइन, तो मैं आपको मटेरियल वेरिएंस निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पर आप इसकी एक बार टेबल बना लीजिए। टेबल कैसे बनाएंगे, जैसे कि जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे आपको क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे लगाते हैं हम अपने प्राइस को। तो हम बात करते हैं अपने स्टैंडर्ड प्राइस की, स्टैंडर्ड की, जो हमारे स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स किए थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने ली थी 120 kg और इसका प्राइस हमने रखा था 6, कि हम लगा के चल रहे थे जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर स्टैंडर्ड कितने हो चाहिए, इतनी क्वांटिटी लगेगी और उसका प्राइस ये रहेगा। लेकिन जो एक्चुअल निकला वो क्या रहा, एक्चुअल जो हमारा आया वो रहा हमारा 110 kg। तो इसमें रॉ मटेरियल लगा और उसका प्राइस रहा 7 पर kg। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लगाएंगे इसका फॉर्मूला, हमने निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, इन दोनों को इनटू करके लेस करके इसमें कर देंगे हम एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें जब हम करेंगे तो कैसे आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितना था, स्टैंडर्ड प्राइस था हमारा 6 और एक्चुअल हमारा रहा 7 और एक्चुअल जो क्वांटिटी लगी हमारी 110। फाइन, तो जब हम इसको 1 इंटू, इसमें माइनस माइनस को छोड़ देना, चक्कर नहीं है इसके अंदर, तो 110। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 1, मतलब इसमें हमारा जो
प्राइस वेरिएंस कितना निकला हमारा 110, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो प्राइस वेरिएंस जो हमारा 110 आ रहा है यहाँ पर, ये रहा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा सेकंड। तो इस तरह से जो और भी है फॉर्मूलाज ये सब लगा के देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी टेबल बनानी है और आपके इजीली आंसर निकल जाएगा। काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज समझाने लगूंगी तो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट इज 107, a theory of motivation that is concerned with the beneficial effects of the intrinsic motivation and the harmful effect of extrinsic motivation is termed as। वो कह रहा है ऐसी कौन सी मोटिवेशन की थ्योरी थी जो कंसर्न करती है कि भी अब जो आपके इंट्रेंसिक जो आपके अंदर से मोटिवेशन होती है वो बेनिफिशियल होती है रेदर देन जो आपको बाहर से मिलती है। मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है या आपका फ्रेंड है वो आईएएस बन गया, आपको मैं भी आईएएस बनूंगा, लेकिन आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हो, लेकिन बाहर के फैक्टर से आप कह रहे हैं कि आपको ये बनना है, तो वो आपका हार्मफुल होता है। आपको वही बनना चाहिए या वही काम करना चाहिए जो आपको इंट्रेंसिक जो आपकी मोटिवेशन कह रहा है, ठीक है। तो वो कौन सी है हमारी, वो है हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ऑप्शन क्या रहेगा हमारा थर्ड। 108, गिफन पैराडॉक्स अकर्स व्हेन इनकम इफेक्ट इज। जो हमारा गिफन पैराडॉक्स है कब आता है, कैसे इफेक्ट करता है, तो गिफन पैराडॉक्स क्या होता है। गिफन पैराडॉक्स का मतलब ये हमारा जो डिमांड ऑफ लॉ है उसको क्या करता है, उसका एक्सेप्शन है। डिमांड ऑफ लॉ क्या कहते हैं, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है हमारी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन और हमारी जो प्राइस डिक्रीज होती है तो उस चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। लेकिन गिफन पैराडॉक्स क्या कहता है, ये एक्सेप्शन कैसे है, इसके ये इंफीरियरिटी गुड्स जो आती हैं, मान लीजिए इंफीरियर गुड्स लाइक हमारा, मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप घर में दाल मखनी बना के खा सकते हो, लेकिन फिर भी आप बाहर जाके पंजाबी तड़का से या किसी होटल में जाके दाल मखनी खा रहे हो, मतलब और पैसे उसके ज्यादा है, कीमत ज्यादा पे कर रहे हो, या कहीं और जाके आप सोयाबीन की कबाब खा रहे हो या पनीर टिक्का खा रहे हो, लेकिन वो चीजें महंगी है, लेकिन फिर भी आप उनको ज्यादा अहमियत दे रहे हो, आपकी प्राइस ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब कीमत ज्यादा पे करनी है, फिर भी लेकिन उसकी डिमांड है। ऐसे जैसे गाड़ी वगैरह का ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी के पास क्या है स्विफ्ट है, लेकिन फिर भी उसके पास अगर पैसे होंगे, प्राइस किसकी ज्यादा, फॉर्च्यूनर की ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग किसको प्रीफर करेंगे, फॉर्च्यूनर को। तो ये क्या हमारा गिफन पैराडॉक्स एक हमारा क्या है, लॉ ऑफ डिमांड को क्या करता है, एक्सेप्शन करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फोर्थ, नेगेटिव एंड इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये देख लीजिएगा मैंने इसको यहां पे दे रखा है। नाउ 109, एक मॉडर्न लिमिटेड है इशू की उसने प्रोस्पेक्टस अप्लाइंग फॉर द 2000 शेयर, मतलब 2000 शेयर के लिए उसने प्रोस्पेक्टस को इशू किया, रिसीव की एप्लीकेशन 3000 की, एप्लीकेंट्स को 2400 शेयर्स वर अलॉटेड ऑन द प्रो राटा बेसिस। एक विवेक है, उनको वे 40 शेयर मिले, अलॉट हुए उनको, और पूछ रहा है कि हाउ मेनी शेयर्स डिड विवेक अप्लाइड, तो उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया कि उसको 40 मिले। तो काफी लड्डू क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए एक्चुअली क्या हुआ था इसमें भाई, जो हमारे 2000 शेयर थे, 2000 शेयर्स अलॉट हुए हमारे किसके लिए, एप्लीकेंट्स जो थे 2400 के लिए, ठीक है। 2000 2400 को 2000 मिले, एक को मिले 2400 अपॉन 2000, और इसने कितने मिले 40, तो 40 हम यहाँ पे इंटू कर देते हैं, दो ये हमारे तीनों कट गए, ये 40 था, ठीक है, और ये से 12 हो गया, तो कितना हो गया 48। तो इसको कितने हमारे मिले शेयर्स मिले, 48 शेयर्स इसने अप्लाई किया था, 48 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किए थे, जिसको प्रो राटा बेसिस पे 40 शेयर्स मिले। फाइन, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ द 110, according to the hot stove rules propounded by Douglas McGregor, a sound disciplinary system in the organization does not include। जो डगलस मैकग्रेगर थे, उन्होंने एक रूल दिया था डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि द हॉट स्टोव रूल्स, कह रहा है इनमें से कौन सा है जो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इनमें से मतलब चारों ही उन्होंने दिए थे, लेकिन कह रहा कौन सा इंक्लूड नहीं होना चाहिए, एडवांस वार्निंग, इमिडेंसी और एक्शन इमिडेंसी रिट्रेचमेंट और इम्पर्सनल। तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा थर्ड। इसका मैं आपके क्रक्स दिखा देती हूँ। उन्होंने चार दिए थे, एडवांस वार्निंग दी थी कि जो अगर मान ली कोई डिसिप्लिन को तोड़ता है तो उसको एडवांस वार्निंग दी जानी चाहिए, पहले से लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा करने से, डिसिप्लिन होने से उनको ऐसे पनिशमेंट मिलेगा, और जो पनिशमेंट देने अगर कोई ब्रीच करता है तो उसको इमिडेंसी सी मतलब एक्शन लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए,
इम्पर्सनैलिटी, किसी के साथ भी बायसनेस होनी चाहिए, जिसने जैसा भी डिसिप्लिन तोड़ा है उसके अकॉर्डिंग ही सेम रूल्स होने चाहिए सभी के लिए, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? थर्ड। नाउ द नेक्स्ट, ये जो मैं फाइल्स दे रही हूँ, ये जितने भी आ रहे हैं ये सब आपको पीडीएफ फाइल के साथ अटैच मिलेंगी, तो आपको नोट डाउन करने की जरूरत है नहीं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 111, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एबेल्स बिजनेस डेफिनेशन। एबेल्स ने एक बिजनेस डेफिनेशन दी थी, तो उसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट उसका नहीं है। कस्टमर के ऊपर था इनका, कस्टमर फंक्शंस और टेक्नोलॉजी। तो कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शन और कस्टमर टेक्नोलॉजी इसमें दिए थे, लेकिन उसने रिटेलर्स के बारे में नहीं बताया। उन्होंने दिया क्या था, रिटेलर्स ने बताया था कि भाई आपको किसके लिए आपने प्रोड्यूस करना है, आपको ये पता होना चाहिए, और क्या प्रोड्यूस करना है और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने डेफिनेशन दी थी बिजनेस की। नाउ द 112, मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है और वीडियो हमारी काफी ज्यादा हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ओके, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज, जो हमारा आईडीए, ये किसका सिस्टर पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा वर्ल्ड बैंक का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। ये मैंने कई बार बताया है अपनी सीरीज में, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। तो इसमें इसका काम क्या होता है, एक्चुअली जो आईडीए होता है सॉफ्ट लोन विंडो होता है, और जो पुअर कंट्रीज होती है उनको क्या कहता है, सॉफ्ट टर्म्स के ऊपर लोन देता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? फर्स्ट है, असिस्ट द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअर नेशंस बाय द प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन। इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज 130, इसमें कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला लगेगा, आपको डाटा दे रखा है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सॉरी, सेकंड, ठीक है, ये नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट इज, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, टू क्वेश्चन 112 और 115 बहुत लेंथी है, इनको करने का, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो इनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपके पास हो सकता, जरूरी नहीं है कि राइट ऑप्शन निकले, और आपके क्या हो सकते हैं इसमें, जो आपको आते हैं वो भी आपके रह जाएंगे, तो टाइम कम होता है तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर कर देना। ओके, मतलब जिसने बनाया है ना ये एग्जाम 2017 का, बिल्कुल मतलब पता नहीं उसको क्या वो थी, बहुत भयानक बनाया था, जॉब भी नहीं मिली, सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट को इतना डिफिकल्ट बनाया उन्होंने। एनीवेज, चलो, व्हाट इज द नेशनल इनकम, अच्छा नेक्स्ट पे है ये, यहाँ पर इसमें पूछ रहा है व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, नेशनल इनकम हमारी क्या होती है? एनएनपी, एट मार्केट प्राइस। हियर जो हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट प्रोडक्शन फाइनल गुड्स का और सर्विसेज का एक कंट्री में ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर उनका कितना सर्विस का और गुड्स का कितना प्रोडक्शन हुआ, साथ में उसको डिडक्ट किस में से करते हैं? जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को, तो आपका क्या आ जाता है? एनएनपी आ जाता है, एट मार्केट प्राइस। फाइन, राइट ऑप्शन आपका मैंने बताया फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट 117, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म थी, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी जब उसका रियलाइज हुआ 75,000 का, एसेट जो थी 80,000 की, बुक वैल्यू थी 80,000, लेकिन उसको रियलाइज किया गया 70,000, मतलब कम हो गए। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट, जब इसके जितने भी होते हैं, जब एक डिसोल्व होती है फर्म, तो जितने भी अकाउंट्स होते हैं सब क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट 75,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000। नाउ द नेक्स्ट इज, एक माइनर है यहाँ पर, माइनर ने लोन लिया 10,000 का बी से, कब? वो जब माइनर था तब, फिर वो जब मैच्योरिटी पे आ गया तो उसने बी से अगेन लोन लिया 10,000 का। अब बी ने क्या किया, उसने कंबाइंड प्रोमिसरी नोट बना दिया 20,000 का, भाई 10,000 पहले का, 10,000 उसने अब ले लिया मैच्योर होने के बाद। तो कह रहा अब क्या होगा, दिस विल बी टेकन एज, अब इस टर्म को क्या कहेंगे, जब उसने प्रोमिसरी नोट बनाया, केवल न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, इलीगल होगा, वॉइडेबल होगा, वॉइडेबल वगैरह तो हो ही नहीं सकता, तो ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसका, ठीक है। नाउ 119, जो हमारे ग्रेकुनाज सिद्धांत है, थ्योरी है स्पैन ऑफ कंट्रोल, किसने प्रोपाउंड की थी? तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा वी.ए. ग्रेकुनाज। इसके बारे में देख लीजिए, उन्होंने क्या दिया था, मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे ये, और उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है भाई किसी भी सुपीरियर के नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये कैलकुलेट करना है कि भाई एक
सुपीरियर या एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करेगा, तो वो उन्होंने इस फॉर्मूला से निकालने का मेथड दिया था। ठीक है, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा VA ग्रेकुनास। नाउ द 120 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो राइट ऑप्शन होगा बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है क्या, रूल्स वगैरह दिए जाते हैं, तो वो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है कंपनी के और उसके सदस्यों के बीच में। फाइन। 121 here, which one of the following is not among the assumptions of the Modi-Gilyari model? जो MM मॉडल था उन्होंने इररिलेवेंस थ्योरी दी थी, उसके assumptions मैंने यहाँ पे डाल दिए, इनको रीड आउट कर लीजिएगा, PDF फाइल में आपको अटैच मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने कोई भी ऐसा डिविडेंड पे आउट रेशियो का 50% होना ऐसा कोई भी उन्होंने assumption नहीं दिया था। ओके, इन्होंने तो इररिलेवेंस थ्योरी दी थी बल्कि। चलिए, now the 122, according to Boston Consulting Group, a business which has high growth rate बता रहे हैं, but a weak market share is related to, जो हमारे BCG मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग एक बिजनेस है जिसके अंदर ग्रोथ रेट तो ज्यादा है लेकिन मार्केट शेयर उसने कैप्चर नहीं किया, तो क्या कैश काउ होगा, डॉग होगा, क्वेश्चन मार्क और स्टार होगा। थोड़ा मैं समझा देती हूँ यहाँ पर इसको। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आती है तो इसको समझने में आपको काफी इजी होगी। तो आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कुछ ऐसे होती है, देखियो, जब एक प्रोडक्ट जब क्या होगा, जब इंट्रोडक्शन स्टेज पे होता है तो यहाँ पे इसको क्या होगा, यहाँ पे डेफिनेटली उसकी मार्केट ग्रोथ रेट होगी, वो तो ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे शेयर अभी उसके पास मार्केट बनी नहीं है, नया प्रोडक्ट है, तो उसके पास पोटेंशियल है कि भाई वो ग्रोथ कर सकता है, लेकिन मार्केट शेयर तो उसके पास है ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। वो ग्रो करेगा मान लो, तो इसने रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, रेट भी इंक्रीज हो गया और उसकी मार्केट भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। ठीक है, मार्केट भी इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे बन गया स्टार। अब आगे मैच्योरिटी के ऊपर, मैच्योरिटी पे आया तो यहाँ पे दूध देने वाली काऊ बन गई यहाँ पर वो, तो यहाँ पे सस्टेन हो गई इसकी मार्केट ग्रोथ। अच्छा, लो मार्केट मतलब रेट है वो सस्टेन हो गया, लेकिन मार्केट शेयर इसने यहाँ पे काफी कैप्चर कर रखा है। अब ये होने लग जाएगा डिक्लाइन, मतलब डॉग बन गया यहाँ पे, ये बन गया डॉग, यहाँ पे डिक्लाइन करेगा, तो लो मार्केट ग्रोथ रेट और लो रिलेटिव मार्केट शेयर। मैंने इसको पहले बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जो मेरी आपको 1000 MCQs की सीरीज उसको फॉलो कीजिए, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसके अंदर सब ऑलरेडी क्लियर करवा चुकी हूँ मैं। ठीक है, ओके, नाउ द 123, द नाफ्टा इज एन ट्राइलेटरल एग्रीमेंट। ट्राइलेटरल में 3 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट है, तो कौन कौन सी कंट्री है, तो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स है। माय डिफरेंस, नाफ्टा कब बना था, ये बना था 1994 में, 1 जैन 1994 में बना था नाफ्टा। नाफ्टा का मतलब क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन बात है, जो ये तीनों कंट्री हमारी नॉर्थ अमेरिका में ही आती हैं, ये सब तीनों कंट्रीज। तो इन्होंने कहा था कि भाई आपस में जैसे पड़ोसी देश है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया था। लेकिन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ, ये नाफ्टा था, इसका नाम चेंज हो गया है। इसके अंदर जैसे आया आपका यूएस, मैक्सिको और कनाडा, इसका नाम ये बन चुका है USMCA। और ये चेंज हुआ है कब, ये चेंज हुआ आज से लगभग ऑलमोस्ट 4-5 महीने पहले ही चेंज हुआ है, जुलाई में हुआ था इसका नाम चेंज। तो ये जो नाफ्टा था, ये आ सकता है कि नाफ्टा का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो US मैक्सिको CA, मतलब उनके फर्स्ट लेटर्स को ले लिया है, USMCA बन गया है। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका 5-6 महीने पहले इसका नाम चेंज कर दिया गया, जुलाई में किया था 2020 में। ओके, नाफ्टा नहीं रहा अभी, इसका नाम नाफ्टा से चेंज करके USMCA कर दिया गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हियर, which one is not the source of recruitment? रिक्रूटमेंट का इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है? फॉर्मर एम्प्लॉइज उसको रेफरेंस दे सकता है कंपनी के अंदर, ये हो सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहां से भी प्लेसमेंट हो सकती है। इंटेलिजेंस टेस्ट, ये एक मेथड नहीं है या सोर्स नहीं है रिक्रूटमेंट का। ठीक है, एम्प्लॉय एक्सचेंज ये भी एक सोर्स है। नाउ द 126, विच वन इज अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल? हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल थे, लड्डू है ये, सभी बच्चों को आते हैं कॉमर्स के। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है? तो ये 3 तो नहीं है, जो है वो है क्या, डिवीजन ऑफ द वर्क। 127, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया वो सेटअप इन कब हुआ था? बिना किसी डाउट के हम जाते हैं, जंप करते हैं अपने आंसर पे, जो है 1982। एक्जिम बैंक कब हुआ था सेटअप? 1982 में। नाउ द 128, एक बिल है एक्सेप्ट किया गया 23 नवंबर 2016 को।
ठीक है। आफ्टर 2 मंथ इसकी मैच्योरिटी डेट बताई है। तो देखिए जब 23 नवंबर, मतलब हम 23 नवंबर से 2 महीने पे चलेंगे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब 23 जैन को 2017 को ये मैच्योर हो जाएगा। और इसमें 3 डेज इसको किसको मिलेंगे, ग्रेस पीरियड मिलेगा। तो कितने पे आना चाहिए, 26 पे आना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि 26 जनवरी हमारा गजेटेड हॉलीडे होता है, तो 26 को ना होके वो उसको कब फाड़ेगा ये बिल को, मतलब मैच्योरिटी कब आ जाएगी उसकी आ जाएगी 3rd, इसको 25 जनवरी 2017 को। फाइन, आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ 129, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसैक्शन, जो ट्रांसैक्शन हो रही किसके बीच में, परचेज की अपने फर्नीचर फॉर द कैश। आपने फर्नीचर को परचेज किया है, तो किस तरह का अकाउंट है, फर्नीचर क्या होता है, कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट होती है, तो क्या होगा हमारा एसेट में, रियल अकाउंट में जाएगा, मतलब इसमें एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट के। नाउ 130 द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर, एक कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का क्या इंप्लाइज करता है भाई, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि भाई उसका जो कॉम्बिनेशन है कैपिटल का, रिजर्व का और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का, उनका कॉम्बिनेशन क्या है, उन्होंने डेब्ट ज्यादा है या शेयर कैपिटल ज्यादा है, किस रेशियो में उन्होंने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रखा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। 130, ओके, व्हेन वी जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू विच he or she belongs, we are using the shortcut code। ऐसे हम जज कर रहे हैं किसके बेसिस पे, जिस पर्टिकुलर ग्रुप से जो पर्सन आता है उसके बेस पे। जैसे कि हमें पहले से ही थोड़ा सा हमारे साइकोलॉजी है या हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो। जैसे ही हमारा कोई फ्रेंड है, हमारा फ्रेंड है, कोई बनिया है, कोई पंजाबी है, कोई जाट है, कोई यादव है, कोई भी है, तो हम जैसे ही जाट का नाम लेते हैं, जो हमारा परसेप्शन बना हुआ है उस ग्रुप से रिलेटेड, या हम पंजाबी से रिलेटेड या बनिए से रिलेटेड, तो वो क्या हमारी स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है, वो क्या होती है हमारी स्टीरियोटाइपिंग। नाउ 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। करेक्ट मैच क्या होगा, देखो मैकलैंड ने ERG थ्योरी नहीं दी थी, इन्होंने इक्विटी थ्योरी दी थी। BF स्किनर उन्होंने हमारी रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी थी, यही बिल्कुल करेक्ट मैच है। व्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला पूछा है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, सेकंड। फाइनेंशियल लेवरेज होता है क्या है कि एक तरह से आप कितना डेब्ट पे ट्रेडिंग करने लग रहे हो, कि मतलब आप एक कंपनी ने कितना अपने इन्वेस्टर्स को बेनिफिट देने के लिए डेब्ट पे कितना ट्रेंड कर रहा है। ओके, तो ये क्या होगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कम रेशियो लगा रखा है, डेब्ट बाहर से ज्यादा ले रखा है, उस बेस पे हम फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हैं। इससे क्या होगा कि हम रिटर्न ज्यादा दे पाएंगे अपने ओनर्स को। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, दिस। नाउ द 134, मैनेजमेंट ग्रिड है डेवलप्ड बाय Blake and Monte, a manager who has high consideration for the production but little concern for the people। प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देता है मैनेजर और लोगों के साथ रिलेशनशिप पर कम, तो उसको कौन से सेल में आता है। तो जो हमारे ये ग्रिड थी ब्लैक माउंटेन की, ये इसमें सेल्स बनाए गए थे कुछ इस तरह से। तो देखिए जब तक आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फंडा समझ में नहीं आएगा, आप इसको लर्न करना मुश्किल हो जाएगा, भूल जाएंगे। तो याद रखना, इंसान जो होते हैं, आदमी लोग होते हैं, खड़े रहते हैं, तो ये आएगा आपके वाई एक्सिस पे। प्रोडक्शन है, आपके पास सामान बन जाता तो है वो किस पे, जमीन पे रखते हो आप, तो किस में आएगा ये, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे। फाइन, इधर ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब वो कह रहे हैं एक ऐसा लीडर जो किस पे ध्यान दे रहा है, आपके प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और पब्लिक मतलब जो पीपल है उन पे कम ध्यान दे रहा है, ये वाई एक्सिस हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ये वाला, जहां पे अथॉरिटी मैनेजमेंट जहां पे होती है उस तरह का यहाँ पे ये लीडर होता है, ऐसा मैनेजर होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, थर्ड। और हाँ, इनको थोड़ा याद रखना है, कंट्री क्लब, टीम मैनेजमेंट, इनके बारे में, और मैंने इसकी सीरीज में बहुत अच्छे समझाया है। हमारे पास टाइम इसमें कम है, लंबी बनेगी वीडियो, इसलिए कि टर्म को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमारी जो 1000 MCQs की सीरीज है उसको एक बार फॉलो कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर और जो मैं 1000 MCQs की सीरीज है उसके अंदर ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चन ही फ्रेम कर रही हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। 135, डैश इज एलोबरेट टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिस। ये इनमें से कोई एक टर्म है जो टाइम कंज्यूमिंग है,
हैविंग मैनेजर जस्टिफाई एक्टिविटीज एंड कॉस्ट एज इफ दे आर बीइंग अंडरटेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल जो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जीरो बेस बस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो इसके मैंने थोड़े मेन फीचर्स दे रखे हैं, इसको रीड आउट कर लीजिएगा, पीडीएफ फाइल में आपको ये अटैच्ड मिलेगी। 136 आइडेंटिफाई करना है वन फ्रॉम द फॉलोइंग, नोट अ टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम और द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में मैंने पूरे डिटेल में आपको एमसीक्यू सीरीज में समझाया था। हो सकता है लास्ट में हमारी जो एमसीक्यू सीरीज थी उसके अंदर मैंने डिसइक्विलिब्रियम कि बीओपी में कैसे डिसइक्विलिब्रियम आता है, उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, सबको समझाया है, वो आप जरूर देखिएगा। तो इसके अंदर कोई भी इस तरह का टाइप नहीं है, ये सब तीनों तो थे, लेकिन ये सेक्टोरल डिसइक्विलिब्रियम इसका टाइप नहीं है। ओके, नाउ द स्कीमिंग ई बैंकिंग रेफर्स टू, जो स्कीमिंग ई बैंकिंग के अंदर स्कीमिंग होती है वो रेफर्स क्या करती है, तो माय डिफरेंस का राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। फाइन। 138 लड्डू क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालना है आपको, जिसमें वर्किंग कैपिटल दे रखी 15,000 की, टोटल डेप्ट दे रखा है आपको 32,500 का, लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखा 25,000 का, ठीक है। तो आपको पता है करंट रेशियो आपका कैसे निकालते हैं, करंट रेशियो निकालते हैं करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो आपको करंट एसेट तो पता ही नहीं है, करंट लायबिलिटी की बात करें तो टोटल डेप्ट मतलब 32,500 में से अगर 25,000 आप लेस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगी, लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के निकालने के लिए 32,500 जो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी उसमें से जो हमारी लॉन्ग टर्म डेप्ट है उसको कम कर देते हैं तो हमारे पास शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी आ जाएगी, जो आएगी कितनी, 7,500। तो हमें समझ में आ गया कि हमारी जो करंट लायबिलिटी कितनी बनी, ये हमारी करंट लायबिलिटी बन गई। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल किसके इक्वल होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आपको कितनी दे रखी है, 15,000 की। करंट एसेट आपको निकालनी है, करंट लायबिलिटी आपको यहां से मिल गई जो थी 7,500 की, सो दैट हमारे करंट एसेट कितने रह गए आपके, जो रह गए आपके करंट एसेट रह गए 22,500 के, हाँ ठीक है ना, 22,500 के रह गए आपके। ओके, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है ना। ओके, तो अब हम जो हमारे इनको हम अपना पुट कर लेते हैं। करंट एसेट हमारे पास है 22,500 और जो हमारी करंट लायबिलिटी थी कितनी थी, 7,500 की। इनको जब आप निकालेंगे तो क्या रेशियो बनेगा आपका, देखो 2 से तो 2 ये जा चुके हैं, 75 से बना पूरे 3 पे चला गया तो 3:1 का आ गया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, 3:1। ओके, उप्स, आई होप कैलकुलेशन सही होगी। नाउ द 139, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो, कौन से ईयर में हमारी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की थी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, वो थी ईयर था हमारा 3rd। विच वन इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जब हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो लिमिटेशन क्या है क्या नहीं है, ये पूछा है। लिमिटेशन क्या नहीं रहेगी, रूमर्स फैलते हैं, बिल्कुल फैलते हैं, लेकिन इसमें स्पीड हमारे लिमिटेशन, ये बेनिफिट होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 2nd। एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है अटेन करती इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे उसका मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट इक्वल होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू जहां पे इक्वल होगी, जो हमारी मार्जिन कॉस्ट है और मार्जिन रेवेन्यू, वहीं पर इसका इक्विलिब्रियम आएगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। 142, मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। एक मार्केट को, एक मार्केटर है उसे डिवाइड किया है अपने कस्टमर को उसके बिहेवियरल बेसिस पर, तो किस तरह का उसका सेगमेंटेशन बोलेंगे, एग्रीगेशन बोलते हैं, प्रिसेशन बोलते हैं, या नन ऑफ दिस, तो ऑब्वियस ही बात है सेगमेंटेशन होगा वो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज 143, गुड्स परचेज की है 10,000 के, हैज बीन पोस्टेड, भाई उसने जो 10,000 के वो जो गुड्स थे 1,000 के पोस्ट कर दिए, टू हिज पर्सनल अकाउंट विद व्हाट अमाउंट द एरर विल बी रेटिफाइड। जब रेटिफाई करेगा तो क्या करेगा, जो उसने 9,000 से कम किए थे 9,000 की, उसको क्या करेगा, अगेन वो एंट्री बना के डाल देगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 3rd। 144, हु फर्स्ट इम्पोज इनकम टैक्स ऑन इंडिया एंड इन विच ईयर। सबसे पहले जो इंडिया में इनकम टैक्स लगा था वो कब लगा था, वो लगा था सर जेम्स विल्सन ने लगाया था 1860 में। नाउ द 145,
देखिए इसमें डायरेक्टली ऑप्शन पे जाती हूँ मैं, ये इसने बता रखा है कि क्या क्या दे रखा है, इन्होंने कुछ दे रखे हैं टर्म्स। इसके तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कैसे मेजर किया जाता है, काफी लड्डू क्वेश्चन है, सभी को आता होगा ये। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, चेंज इन द क्वांटिटी अपॉन चेंज इन द प्राइस। 146 नेगोशिएशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट बाय यूनियन मैनेजमेंट इज रेफर टू। नेगोशिएशन जब लेबर और यूनियन के बीच में होता है, लेबर यूनियन और जो स्टाफ होता है उसके बीच में जो नेगोशिएशन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग। मतलब आपस में बैठकर बात कर रहे हैं और बार्गेनिंग कर रहे हैं तो उसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। नाउ द 147, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब इसमें कैलकुलेशन होगी लेकिन इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा इसके अंदर। वेज रेट दे रखी है 30 पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है इतना, और टाइम एक्चुअल टाइम टेकन है 4। तो उसने बोला है राउंड के जो प्लान है, वेजेस प्लान था, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो क्या आएगा इसका। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, फोर्थ। 160 मैंने यहाँ पे ये दे रखा है, फॉर्मूला में पुट कर लेना, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको पुट करना है जो वहां पे वैल्यूज दे रखी है, तो आप इजिली इसको निकाल सकते हैं। 148 इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है। देखिए आपने रेशियो दे रखे हैं, आपने जो पुराने थे अब उनको सी, देखो इन अ फर्म ए और बी है, शेयर कर रखे हैं 1:3 में, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, सी को एडमिट किया 2/7 से। सी कह रहा है इक्वली ले रहा है ए और बी से, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दोनों से इक्वल ले रहा है, तो 2/7 के लिए आया था, तो एक में से 2/7 कम कर देंगे तो हमारे पास 5/7, तो इन दोनों के लिए कितने बच गए हमारे 5/7। तो इससे इनका न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू रेशियो में से हम अपना ओल्ड रेशियो निकाल के सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा इसका, फोर्थ। फाइन। 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोर्स इन द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। एक जो पोर्टर थे उन्होंने 5 फोर्स मॉडल दिया था, कह रहा है इनमें से कौन सा मॉडल, कौन सा फोर्स नहीं है उस 5 फोर्स मॉडल का, तो राइट ऑप्शन होगा थर्ड। तो इसका मैंने जो ये दे रखे हैं कौन कौन से थे, थ्रेट ऑफ एंट्री, bargaining power of the supplier, bargaining power of the buyer, threat of the substitute और industrial rivalry। तो यहाँ पे ये सब तो दे रखा है, लेकिन ये थर्ड जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है ये इसमें इंक्लूड नहीं था, तो राइट ऑप्शन होगा थर्ड। नाउ द इसमें हार्मोनिक मीन निकालना है, डाटा दे रखा है आपको, तो जब इसका फॉर्मूले में डालेंगे मतलब इसको पुट करेंगे वैल्यू को, तो इजिली आराम से निकल जाएगा, आपको बस आना चाहिए। राइट ऑप्शन होगा सेकंड। So my dear friends, this is all about today. Thank you so much. Good luck. Goodbye.